हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है जी, देखते हैं एक बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है, क्यों हमें अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है। अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। और फाइनेंशियल एनालिसिस से क्या होता है, इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस एंड करेक्टिव मेजर्स टू स्ट्रेंथन द बिजनेस। करेक्ट। बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए जो मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, जो करेक्टिव मेजर्स लेती है, वो सिर्फ किससे निकलते हैं? विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इट मीन्स फाइनेंशियल्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करती है और उन फाइनेंशियल्स का हम एनालिसिस करते हैं और उन एनालिसिस से मैनेजमेंट डिसीजन ले पाती है, करेक्टिव मेजर्स ले पाती है, अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करती है, जिससे कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो। अब परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल्स। अब फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स मीन्स कंपनी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का रोल आता है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में हेल्प करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के बाद जो डिसीजन मेकिंग की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा अपने बिजनेस को और जुझारू रूप से चलाने के लिए, बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिससे कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों को पढ़ना है। इन 3 चीज़ों को अगर हमें बनाना आ जाता है, दैट मीन्स वी आर अवेयर्ड विद द अकाउंटिंग। इट मीन्स हम जानते हैं कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। करेक्ट। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हमें 3 चीज़ें बनानी आती हैं, दैट मीन्स हमें अकाउंटिंग आती है। और अगर तीनों चीज़ें बना जाती हैं तो तीनों चीज़ों के जो कलेक्शन को इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजमेंट एनालिसिस करके ये डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल टूल है। अब देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिंपल से एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 50 लाख रुपए बिजनेस पे लगाए। एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसने जिस चीज़ में डील करना है वो गुड्स परचेज किए, उस गुड्स परचेज को उसने सेल किया। समझ लो 100 रुपये में खरीदा था, 120 में बेचा, 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उसने प्रॉफिट कमाया और उसने 20 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया 50 लगा के, और 70 लाख रुपए की उसके पास नेट अर्निंग होगी। अब पॉइंट क्या आता है, सबसे पहले उसने क्या किया, अपना सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद उसने उसे बेचा और बेचने से हुआ प्रॉफिट। तो जो ये प्रोसेस है, ये 2 प्रोसेस होती हैं। इट मीन्स या तो डायरेक्ट सामान परचेज करता है और सेल करता है, दिस इज नोन एज ट्रेडिंग, डायरेक्ट परचेज एंड सेल। वो कहता है डायरेक्ट परचेज एंड सेल होती है, डायरेक्ट परचेज एंड सेल इज नोन एज ट्रेडिंग। या तो वो ट्रेडिंग करेगा तो हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहेंगे। दूसरा वो कहता है कि या तो ये हो सकता है कि रॉ मटेरियल खरीद के लाए, उससे गुड्स बनाए और फिर उन्हें सेल करे। इसे कहते हैं हम कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। पहले क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है और फिर ट्रेडिंग करता है। इट मीन्स उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन क्या है कि वो गुड्स परचेज करे और उनको डायरेक्ट सेल करे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रेडिंग। एक प्रोसेस क्या है कि वो रॉ मटेरियल खरीदे,
रॉ मटेरियल से वो गुड्स बनाए, गुड्स मैन्युफैक्चर करे और उन्हें फिर सेल करे, इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। ठीक है जी। अब इन गुड्स को उसने बेचा, इसको सेल करेगा, सेल करने से उसे प्रॉफिट होगा और यही एक प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है जी, पहली चीज़। अब इससे तीन चीज़ें निकल कर आती हैं। पहली चीज़, उसने ट्रेडिंग किया या उसने मैन्युफैक्चरिंग की, उससे उसे यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। दूसरा, वो ये कहता है कि इससे सिर्फ ये पता लग पाता है कि कंपनी को फायदा हुआ है या नुकसान, बट ये चेक करें कि कंपनी ने कितना मिस्टर एक्स, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने किसी और व्यक्ति को बेचा है मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई से कितना पैसा लेना है क्योंकि उसने उधार में सेल किया होगा। इसी तरह उसने यानी मिस्टर जेड से सामान खरीदा होगा तो मिस्टर जेड को कितना देना है, या उसके पास जो पूंजी लगाई थी वो एंड में कितनी पूंजी बची है, या उसने उस गुड्स को बनाने के लिए या उसे बेचने के लिए जो असेट्स का टूल किया, जो फिक्स असेट्स यानी जो लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए इस्तेमाल किया है, वो क्या क्या है। तो उसके लिए हमें यानी कहते हैं हमें बनानी होगी बैलेंस शीट जो कि रिप्रेजेंट करेगी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। और एट द एंड में हमें ये जरूर चेक करना होता है कि हमारी लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी मीन्स हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, स्टार्टिंग में हमने कितना कैश लगाया था और एंड में हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है। इस प्रोसेस को स्टार्टिंग में कितना था, एंड में कितना है, इन दोनों के एक्ट को हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे। नंबर 1, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ट्रेडिंग डायरेक्ट ट्रेडिंग हो सकती है। दूसरा, बैलेंस शीट जो हम फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और तीसरा लिक्विडिटी, दैट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन तीनों के अंदर जो जो भी बेसिक टर्म्स यूज होती हैं, जो भी बेसिक टर्म्स यूज होती हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली ये पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, सब चीज़ें सीखेंगे, बट इनके अंदर जो हमारा जो टॉपिक है मेन, वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी का। तो हम कह रहे हैं इसके अंदर जो भी बेसिक टर्म्स होंगी, इन तीनों चीज़ों के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेसिक टर्म्स यूज होंगी, हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक, हम थोड़ा सा लुक आफ्टर कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी यानी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे होती है। सबसे पहले देखिए ये रहा, दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ट्रेडिंग मीन्स हम डायरेक्ट सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स पहले हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे सेल करेंगे। तो होता क्या है कि हमारे पास कुछ मटेरियल पड़ा होगा, कुछ हमने परचेज किया होगा, कुछ हम रिटर्न कर देंगे, कुछ हम यानी उसको बनाने में या उसे बेचने में खर्चा करेंगे, उसे हमने सेल किया, कुछ एंड में बच गया। अब मान लीजिए हमें जो बनाने में खर्चा हुआ या उसे खरीदने में जो खर्चा हुआ वो हुआ 100 रुपये का और हमने उसे बेच दिया 120 रुपये का। ठीक है जी। कुछ हमारे पास मान लीजिए 20 रुपये का सामान भी बचा हुआ है अभी, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 140 रुपये का नेट सामान बचा हुआ है, प्लस सेल किया और 100 रुपये का हमने खरीदा था, तो हमें 40 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और यही सिचुएशन अगर उल्टी हो जाती है, 160 हो जाता, तो हमें 20 का लॉस हो जाता। ठीक है जी। दिस इज सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हम स्टॉक के बारे में समझेंगे, स्टॉक क्या होता है, हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में समझेंगे ये क्या होता है, हम परचेज के बारे में समझेंगे क्या होता है, परचेज रिटर्न किसे कहते हैं, ड्राइंग किसे कहते हैं, वेजेस क्या होता है, कैरेज और कैरेज इनवर्ड किसे कहते हैं, कैरेज ऑन परचेज क्या होता है, गैस फ्यूल पावर ये क्या होता है, फ्रेट एंड कार्टेज क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फैक्ट्री में लाइटिंग, रेंट, रॉयल्टी किसे कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं। हम सीखेंगे सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट में। दीज आर द टर्मिनोलॉजीज जो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। इससे आगे वो कहता है कि हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग से हमें पता लगा कि हमारे को कितना ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, बट अब हमें ये चेक करना है कि हमें नेट कितना प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे खर्चों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऑफिस के खर्चे हो सकते हैं, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सामान को बेचने के लिए खर्चे हो सकते हैं, और उसके अलावा कोई मिसलेनियस खर्चे हो सकते हैं। कुछ आपकी इनकम भी हो सकती है, हो सकता है आपकी कुछ इनकम हो तो इनकम भी हो सकती है। अब वो क्या क्या होंगे, वो सारे खर्चे होंगे, जैसे सैलरी एंड वेजेज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फी, करेक्ट। इसी तरह ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। दीज आर दी ऑफिस के खर्चे, ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं। कुछ सेलिंग एक्सपेंस होंगे जैसे कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकेजिंग चार्जेज एटसेट्रा। कुछ मिसलेनियस खर्चे होंगे जैसे डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस,
डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। सो दीज आर दी इंडिविजुअल आइटम्स जो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अगला कहता है इनकम में क्या हो सकता है, रेंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, डिविडेंड ऑन शेयर्स हो गया, बैड डेट रिकवर्ड हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, मिसलेनियस इनकम हो गया। इनके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे डिविडेंड क्या होता है हमें सीखेंगे, पोस्टेज क्या होता है हमें सीखेंगे, टेलीग्राम चार्जेस क्या होते हैं, लीगल चार्जेस क्या होते हैं, ऑडिट किसे कहते हैं, कमीशन कैसे होती है, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, बैड डेट क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड किसे कहते हैं, करेक्ट, हम इसके बारे में सीखेंगे। अगेन दिस इज द आर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट, इट्स आर फर्स्ट पार्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारी परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को दिखाता है, कि जो कि हमारी परफॉर्मेंस को दिखाता है कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है जी, पहला पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दूसरा पार्ट वही कहता है बैलेंस शीट पढ़ेंगे। बैलेंस शीट पढ़ेंगे, बैलेंस शीट दिखाती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट दिखाती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। अब उसके अंदर क्या होगा, हमें देखेंगे बिजनेस पे कितना पैसा लगाया यानी कैपिटल, एडिशनल कैपिटल देखें, प्रॉफिट देखेंगे, सरप्लस देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ड्राइंग किसे कहेंगे, ड्राइंग ऑफ कैश और एसेट्स किसे कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, लॉस ऑन और डेफिसिट किसे कहेंगे, इनकम टैक्स क्या होगा, कुछ एरर्स और करेक्शंस भी हम देखेंगे। इसी तरह कुछ नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, हमें फ्यूचर में पे करना है, आफ्टर 1 ईयर पेमेंट करनी है, जैसे हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग, हमने लोन लिया हुआ है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ क्या होती है वो सीखेंगे हम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ देखेंगे क्या क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन समझेंगे क्या क्या होता है। इसी तरह करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म ड्यूज जो हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या है, ट्रेड पेबल्स किसे कहते हैं, करंट लाइबिलिटी क्या होती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं, ये सारा का सारा हम सीखेंगे टर्मिनोलॉजी के अंदर। आगे कहता है असेट्स, असेट्स किसे कहते हैं ये भी हम सीखेंगे, लाइबिलिटीज किसे कहते हैं ये भी हम सीखेंगे, कैपिटल किसे कहते हैं ये भी हम सीखेंगे। असेट्स भी हमारी दो तरह की होंगी, नॉन करंट असेट्स होंगी, करंट असेट्स होंगी। नॉन करंट असेट एंड करंट असेट्स क्या होंगी, ठीक, इसके अंदर फिक्स्ड हो गया, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल WIP, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेज, अदर नॉन करंट असेट्स। इसी तरह करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इन्वेंट्री किसे कहेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस क्या होता है, अदर करंट असेट्स क्या होता है। जब हम ये सारा चीज़ें सीख लेंगे, इट मीन्स हम प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस सीख के हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया फाइनेंशियल पोजीशन का। बैलेंस शीट सीख के हमने नहीं सेकंड पार्ट कवर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब प्लीज समझिए, इट मीन्स हमारी जो फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए हमें जो फाइनेंशियल डेटा चाहिए, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए वो हमें दो चीज़ों से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सेकंड वन इज बैलेंस शीट। तीसरी चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमें चाहिए एनालिसिस करने के लिए, वो चीज चाहिए होती है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस समय आपके पास कैश कितना था, और जब आपने बिजनेस क्लोज किया एट द एंड ऑफ द ईयर तो आपके पास कितना कैश था। मान लीजिए आपको 1 अप्रैल 2019 को आपके पास मान लीजिए 100 रुपये है, और 31 मार्च 2020 को आपके पास 120 रुपये हो गए। इट मीन्स स्टार्टिंग में जब बिजनेस शुरू हुआ तब 100 रुपये था, और जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो आपके पास 120 रुपये हो गया। इट मीन्स 20 रुपये ये आपका नेट इंक्रीज हो रहा है कैश में। और जब नेट इंक्रीज हो रहा है तो 21 वजह से हुआ होगा, उसके वो कहता है 3 रीजन हो सकते हैं। 3 रीजन क्या हो सकते हैं, वो ये कहता है कि जो आपका नॉर्मल ऑपरेशन है, जो आपका बिजनेस है, या तो उसकी वजह से कैश आया होगा या कैश गया होगा, जिसे वो कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो ऑपरेशन है आपका, मेन ऑपरेशन है, उसकी वजह से फ्लो, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। इट मीन्स वो इनफ्लो होगा तो अंदर आएगा, आउटफ्लो होगा तो बाहर जाएगा। इट मीन्स कैश जा भी सकता है और कैश आ भी सकता है। दूसरा वो कहता है कि मान लीजिए आपने कोई असेट्स खरीदी है, आपके पास कोई भी चीज़ है और वो चीज़ आपने बेच दी, या कोई चीज़ आपने खरीद ली, जब आपको वो चीज़ खरीदोगे और बेचोगे तो उसकी वजह से जो पैसा आएगा, इसकी वजह से आपका सेकंड पोर्शन ये है कि इसकी वजह से आपका पैसा आ सकता है और जा सकता है। तीसरी एक्टिविटी वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मीनिंग ये हुआ कि आपने या तो लोन लिया है या आपने लोन किसी को दिया है। जब आप लोन दोगे तो आपकी जेब से कैश जाएगा, लेकिन जब आप लोन लोगे तो आपकी जेब में कैश आएगा। तो कह रहे इन 3 एक्टिविटीज की ही वजह से हमारे पास पैसा आता है। अब सोचिए, हमने तीनों का टोटल किया, मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है, हमने इन तीनों का टोटल किया और स्टार्टिंग में हमने देखा हमारे पास कितना पड़ा था। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास इतना आया, मान लीजिए 10 रुपये, पहले हमारे पास पड़ा था 5 रुपये, तो एंड में कितना होना चाहिए, 15 रुपये। इसी को हम कह रहे हैं यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट।
इन तीनों चीज़ों के बेसिस पर मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि मैनेजमेंट को क्या क्या करेक्टिव स्टेप्स उठाने हैं, जिसकी वजह से कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी को स्ट्रेंथेंड बनाया जाए। ठीक है जी। अब हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी का। तो हम इन तीनों चीज़ों के अंदर जो जो टर्म्स यूज हुए हैं, हम एक एक टर्म्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे, जिससे कि आपको यानी इन फ्यूचर आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो। सो मूविंग ऑन, आज का जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अंदर हम ये देखेंगे, सबसे पहले जो अकाउंटिंग टर्म्स होगी हमारी बिजनेस एंटिटी, सेकेंड टर्म्स होगी हमारी कैपिटल वर्सेस इन्वेस्टमेंट, थर्ड होगी ड्राइंग, फोर्थ होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिफ्थ होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड लास्ट होगी हमारे पास इनकम टैक्स। ठीक है जी। चलिए जी, सबसे पहले समझते हैं यानी बिजनेस एंटिटी किसे कहते हैं। प्लीज समझना, देखो बिजनेस एंटिटी किसे कहते हैं। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी? इट्स अ कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कहता है कि देखो, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें 2 लोग होते हैं, एक ओनर होता है, ठीक है जी, और एक बिजनेस होता है। मीन्स मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने मान लीजिए मदर डेयरी ओपन की, करेक्ट। जब उसने मदर डेयरी ओपन की तो मिस्टर एक्स ओनर है, लेकिन मदर डेयरी उसका बिजनेस है, करेक्ट। और जब मदर डेयरी उसका बिजनेस है तो हम कह रहे हैं कि हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ओनर और बिजनेस ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। मींस हम कहते हैं कि अगर ओनर, मान लीजिए ओनर अपने घर के लिए, अगर ओनर अपने घर के लिए मान लीजिए एसी खरीदता है, तो उसका हमारे मदर डेयरी के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। दूसरा ये कहता है कि अगर मदर डेयरी ने मान लीजिए एक और डिलीवरी वैन परचेज की, ठीक है जी, अगर उसने डिलीवरी वैन परचेज की तो उसका ओनर के घर से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ओनर और मदर डेयरी, इट मींस बिजनेस, वो दोनों अलग अलग पार्ट हैं, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। इट मींस ओनर के एक्ट से अगर बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है, ओनर के किसी भी एक्ट से अगर बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है तो वो हमारा बिजनेस के लिए कंसिडर किया जाएगा। बट ओनर के किसी एक्ट से हमारे बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम उससे अपने बिजनेस में कंसिडर नहीं करेंगे। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है, बिजनेस एंटिटी सिंपली ये कहता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। इट मीन्स ओनर क्या करता है हमें कोई लेना देना नहीं है, बट बिजनेस में क्या होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बिजनेस में क्या होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में ट्रांजैक्शन की वजह से, बिजनेस में किसी भी चीज की वजह से अगर हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है तो हम उसे अपने बिजनेस के अंदर कंसिडर करेंगे और अदरवाइज हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। हम ट्रांजैक्शन के बारे में, इवेंट्स के बारे में, अकाउंट के बारे में हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि हमारा इससे पहला लेक्चर था। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है तो हम उसे कंसिडर करेंगे, और अगर हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और अब इसमें ये देखते हैं कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स ने क्या मदर डेयरी का बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया? मदर डेयरी। मिस्टर एक्स ने इसके अंदर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कितने लगाए? 50 लाख। और 50 लाख में उसने अपना मदर डेयरी का बिजनेस स्टार्ट किया। आप समझिए, प्लीज समझिए, मिस्टर एक्स ने किसमें? मदर डेयरी में कितने पैसा लगाए? 50 लाख रुपए लगाए। तो ये कह सकते हैं कि मदर डेयरी अलग है और मिस्टर एक्स अलग है। अभी हमने कहा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर अलग है और बिजनेस एक अलग है, दोनों की अपनी अलग अलग एंटिटी हैं। तो प्लीज समझना, मिस्टर एक्स ने एक तरह से कह सकते हैं कि मदर डेयरी को 50 लाख रुपए उधार दिए हैं। मिस्टर एक्स ने मदर डेयरी को 50 लाख रुपए उधार दिए हैं और इसीलिए मदर डेयरी कहती है इसे कि हम जब ओनर से पैसा लेते हैं उसे हम नाम देते हैं कैपिटल। हम जब ओनर से पैसा लेते हैं उसे नाम देते हैं हम कैपिटल। यही पैसा अगर मदर डेयरी ने मान लीजिए किसी बैंक से लिया होता, अगर यही पैसा अगर मदर डेयरी ने किसी बैंक से लिया होता तो मदर डेयरी इसे नाम कैपिटल की जगह क्या देता? लोन।
मदर डेयरी कहता है कि हमने कैपिटल नहीं, हमने लोन लिया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड करना, जब भी किसी बिजनेस में मालिक के द्वारा पैसा लगाया जाता है उसे नाम देते हैं हम कैपिटल। बट वही पैसा अगर बिजनेस किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेता है उसे नाम देते हैं हम लोन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है बात। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो ओनर अलग हो गया, बिजनेस अलग हो गया। ये कौन बताता है? ये बताता है हमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कहता है ओनर अलग है और हमारा बिजनेस अलग है। इट मीन्स जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो ओनर के लिए क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट फॉर ओनर। ओनर के लिए क्या कहलाएगी? ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। बट फॉर बिजनेस इट्स अ कैपिटल। इट्स अ कैपिटल फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या होगी? कैपिटल होगी। करेक्ट। यही पैसा अगर बिजनेस ने किसी बाहर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होता तो ये क्या कहलाता है बिजनेस के लिए? ये बिजनेस के लिए कहलाता लोन। तो आपको कैपिटल का मतलब समझ में आ गया। कैपिटल का मीनिंग हुआ कि जब भी ओनर के द्वारा बिजनेस में पैसा लगाया जाएगा वो ओनर के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, बट बिजनेस के लिए वो कैपिटल होगा। ओनर के लिए क्या होता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है हमें उसे कंसिडर करना है। तो हम कहते हैं जब ओनर पैसा लगाएगा तो बिजनेस के अंदर क्या आएगी? कैपिटल आएगी। अब ओनर ने 50 लाख रुपए लगाया तो बिजनेस में कितने पैसा आ गए? 50 लाख रुपए आ गए। अब बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस इस 50 लाख रुपए से मदर डेयरी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो मदर डेयरी का जो बिजनेस स्टार्ट है उसके लिए वो कुछ खरीदेगा। जैसे उसने समझ लो क्या किया, एक रेंट पे प्लेस परचेज किया जहां पर मदर डेयरी का काम चलेगा। एक उसने कुछ असेट्स खरीदी, असेट्स मीन्स कुछ मशीनें खरीदी जिससे कि मदर डेयरी के बिजनेस में, मदर डेयरी का जो बिजनेस है डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको बनाने में हेल्प मिलेगी। और उसके अलावा उसने नहीं बाकी चीज़ों जो भी है, इसके बाद मान लीजिए उसने 40 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद उसके 10 लाख रुपए स्पेयर पड़ गया। उसने कहा मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करेगा? 10 लाख रुपए स्पेयर रखना कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस है। फाइनेंशियल लॉस किस टर्म में? उनका कहना यह है कि अगर बिजनेस इस 10 लाख रुपए को बैंक में भी जमा करता है तो कहीं ना कहीं वहाँ से ब्याज मिलेगा। क्यों ना इस 10 लाख रुपए को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि हमें फ्यूचर में थोड़ा पैसा बढ़कर मिल जाए। तो जब बिजनेस, देखो बिजनेस ने अब इस 10 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और मान लीजिए इसने यानी रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया, और इन फ्यूचर उसे लॉस हो गया, प्रॉफिट तो सेकेंडरी थिंग है, बट उसने जो इन्वेस्टमेंट की है इट इज द इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस। प्लीज अंडरस्टैंड, जो कैपिटल, हम क्या करें, कैपिटल किसे कहते हैं? जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल होती है, बट ओनर के लिए वो इन्वेस्टमेंट होती है। अब ओनर ने जो पैसा लगाया वो इन्वेस्टमेंट है, बट बिजनेस के लिए वो कैपिटल है। अब इस कैपिटल में से बिजनेस ने किसी और जगह इन्वेस्ट किया पैसा, कहीं इन्वेस्ट किया है पैसा, इट इज द इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए दो चीजें हैं। जब बिजनेस ने ओनर से कर्जा लिया उसे नाम दे रहे हैं कैपिटल, बट इस कैपिटल में से अगर कुछ पैसा बिजनेस ने कहीं इन्वेस्ट किया है उसे नाम दे रहे हैं हम यानी इन्वेस्टमेंट। तो आपको दो चीजें समझ में आई, कैपिटल किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, बिजनेस एंटिटी किसे कहते हैं। ठीक है जी, हमने सबसे पहले पढ़ा बिजनेस एंटिटी किसे कहते हैं, वी अंडरस्टूड बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। दूसरी चीज हमने कहा कैपिटल किसे कहते हैं और इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, हम ये भी समझ चुके हैं। ड्रॉइंग किसे कहते हैं अब समझते हैं, प्लीज समझना। ओनर ने, मिस्टर एक्स ने यानी बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाए, ठीक है जी, 50 लाख रुपए उसने लगाए मदर डेयरी को। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि मिस्टर एक्स ने मदर डेयरी को 50 लाख रुपए का कर्जा दिया, ठीक है जी। इसने इसके अंदर पैसा लगाया 50 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट फॉर मिस्टर एक्स एंड कैपिटल फॉर बिजनेस। अब समझिए, अब मिस्टर एक्स को अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए उसे घर में कोई बीमार हो जाता है और जो बीमार होने की वजह से उसे पैसे की जरूरत पड़ जाती है। जब उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, वो बिजनेस को क्या कहेगा, भैया मेरा पैसा मुझे कुछ वापस दो। बीइंग अ ओनर वो यहां से कुछ पैसा अपने फैमिली की हेल्थ के लिए ले जाएगा। मान लीजिए उसने 5 लाख रुपए यहां से निकाल लिए, करेक्ट, 5 लाख रुपए यहां से निकाल लिए, तो जब ओनर बिजनेस की कोई असेट्स इस्तेमाल करेगा, जब ओनर बिजनेस की असेट्स इस्तेमाल करेगा फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर बिजनेस यूज, इट्स फॉर पर्सनल यूज, जब वो पर्सनल यूज के लिए करेगा देन इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। अब वो जरूरी नहीं है कि कैश यूज करे, हो सकता है कि उसका डेयरी प्रोडक्ट वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए ले जाए,
जब डेयरी प्रोडक्ट घर के इस्तेमाल के लिए ले जाएगा, अगेन इट इज कॉल्ड ड्राइंग। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि अगर वो कैश लेके जाएगा तो भी वो ड्राइंग होगा, अगर वो कोई गुड्स लेके जाता है, सामान लेके जाएगा तो भी वो ड्राइंग होगी। और मान लीजिए वहाँ पर कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था, सोफ़ा पड़ा हुआ था बिजनेस के अंदर, और वो अपने घर के लिए ले गया, ये सोफ़ा जो घर के लिए ले गया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग। इट मीन्स ड्राइंग किस किस की हो सकती है, कैश ले जाए तो भी ड्राइंग है, अगर वो सामान ले जाए, गुड्स ले जाए तो भी ड्राइंग है, और अगर कोई वो ऐसी असेट्स लेके चला जाता उठा के, जो सोफ़ा, टेबल, चेयर, हम असेट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे क्या होती हैं, बट अगर वो ऐसी चीज़ भी लेके जाता है उसे भी हम कहेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग का सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी ओनर के द्वारा बिजनेस की कोई असेट्स, कैश, गुड्स यूज किए जाते हैं फॉर पर्सनल यूज, देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग ऑफ गुड्स, कैश और असेट्स। अब समझिए, जब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, जब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो उसने कहा भाई ये ओनर है, ओनर ने कहा ये बिजनेस है, उसने कहा कि ये लो बिजनेस मेरे से 50 लाख रुपए ले लो। जब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो ओनर के लिए कहलाई इन्वेस्टमेंट, बट बिजनेस के लिए कहलाई कैपिटल। अब इस बिजनेस ने क्या किया, मदर डेयरी का स्टार्ट किया बिजनेस, और मदर डेयरी का बिजनेस स्टार्ट करने से इसने कमाया प्रॉफिट। काम करेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, जब ये प्रॉफिट कमाएगा तो इस प्रॉफिट में से ओनर क्या कहता है, ओनर कहता है कि देखो जो भी प्रॉफिट है आपका हमें कोई इशू नहीं है, बट जो मैंने पैसा लगाया है, जो मैंने पैसा आपको दिया है, मुझे इस पर क्या चाहिए होगा, इस पर चाहिए होगा मुझे इंटरेस्ट। क्यों चाहिए होगा इंटरेस्ट, वही कहता है, ओनर कहता है कि मान लीजिए अगर मैं 50 लाख रुपए बैंक में जमा करता तो बैंक मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो पैसा मैंने इस बिजनेस को, मदर डेयरी को लगाया है, वो बिजनेस चाहे मिस्टर एक्स का ही हो, क्यों, बट मिस्टर एक्स कहता है कि मैंने जो बिजनेस में नहीं 50 लाख रुपए लगाए हैं, मुझे उसके बदले कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चाहिए। जब कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चाहिए तो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरेस्ट ऑन, किस पर, जो ओनर ने पैसा लगाया, और वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो बिजनेस कहता है कि हमने जो कैपिटल ली है, जो हमने ओनर से कर्जा लिया है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, उस पर हमें इंटरेस्ट देना होगा, देन इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये बिजनेस के लिए एक किस्म से क्या है, नुकसान है, क्योंकि बिजनेस को क्या करना पड़ रहा है, अपनी कमाई में से कुछ पैसा इंटरेस्ट के रूप में ओनर को देना पड़ रहा है। बट दूसरी तरफ वो कहता है कि मान लीजिए अगर ओनर ने बिजनेस के 5 लाख रुपए यूज किए, जब 5 लाख रुपए यूज किए तो इट मीन्स जितना उसने हमें पैसा दिया था उसमें से कुछ पैसा यानी ओनर खुद ले गया। जब खुद ले गया तो यहां पर बिजनेस क्या कहेगा, बिजनेस कहेगा जब आपने हमें पैसा दिया तो आपने हमसे इंटरेस्ट लिया, किस रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट अगर अब आप बिजनेस का पैसा यूज करते हो या बिजनेस की कोई असेट्स यूज करते हो, हमें उस पर इंटरेस्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, उस पर इंटरेस्ट चाहिए, और उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इस पर बिजनेस को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिजनेस इसे क्या कहेगा, यानी उसका क्या है, ये प्रॉफिट है। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए नुकसान है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। ठीक है जी। अब ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जब बिजनेस पूरा प्रॉफिट कमाएगा, बिजनेस क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। जब बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो इतने ही, जब बिजनेस प्रॉफिट कमाने के बाद घर अपने बिजनेस प्रॉफिट को ले जाएगा, रास्ते में मिलेगी उसे गवर्नमेंट। कौन मिलेगी, रास्ते में मिलेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कहेगी देखो भाई तुमने क्या किया है, पूरे जो हमारे देश है, देश की संपत्ति, कौन सी संपत्ति, एक ऐसी संपत्ति का इस्तेमाल किया है जिसके लिए आपने बिजनेस का प्रॉफिट अर्न किया। जैसे आपने सड़कें यूज की, आपने बिजनेस की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यूज की, इसलिए गवर्नमेंट को इन प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट को इन प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने, जैसे सड़कें हैं, सड़कों को मेंटेन करना होगा, स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, उनको मेंटेन करने के लिए हम आपसे आपकी कमाई में से कुछ हिस्सा चाहेंगे। और वो कितना हिस्सा होगा वो अलग पार्ट है, बट कुछ हिस्सा जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा बिजनेस के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा, कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जाएगा, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना होगा, और उसे कहते हैं यानी हम इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा हमें क्या चाहिए, आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चाहिए, और उस प्रॉफिट के हिस्से को क्या नाम दे रहे हैं, वो इनकम टैक्स। और इस इनकम टैक्स का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर पब्लिक वेलफेयर। अब पब्लिक वेलफेयर कैसे किया जाता है, बाय कैसे किया जाएगा, स्कूल बना के, कैसे किया जाएगा, सड़कें बना के, रोड्स बना के, कैसे बनाया जाएगा, हॉस्पिटल्स बना के, कैसे दिया जाएगा, अच्छा वाटर, सैनिटेशन, इन्वायरमेंट,
एटसेट्रा। बहुत सारी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो कैसे की जाएंगी? पैसों के द्वारा। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा इस टैक्स से। जैसे कि एक टाइप है इनकम टैक्स, जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा बिजनेस के द्वारा उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तब कहेगी गवर्नमेंट जाओ जी, अब मान लीजिए इसने 100 रुपये कमाया, इसमें से गवर्नमेंट ने कहा कि हमें 30 रुपये दो, 30 रुपये हमने गवर्नमेंट को दे दिया, अब 70 रुपये ये अपना घर ले जा सकता है। तो हमने ओवरऑल इस डिस्कशन में हमने 5-6 चीज़ें पढ़ी, और 5-6 चीज़ें क्या थी वो? हमने कहा बिजनेस एंटिटी किसे कहते हैं? बिजनेस एंटिटी और ओनर दोनों डिफरेंट एंटिटी है। हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक ट्रांजैक्शन का, एक इवेंट का। ठीक है जी। दूसरी चीज हमने पढ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। बट जो बिजनेस के अंदर पैसा आया है उसमें से कुछ पैसा अगर बिजनेस कहीं इन्वेस्ट कर देता है जिससे कि उसे फ्यूचर में रिटर्न मिलेगी, कुछ कमाई होगी, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब बिजनेस का पैसा ओनर के द्वारा यूज किया जाता है फॉर पर्सनल पर्पज इज नोन एज ड्रॉइंग। और जब बिजनेस में पैसा लगाया गया ओनर के द्वारा तो ओनर बिजनेस से उम्मीद करता है कि उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट जब ओनर बिजनेस का कुछ पैसा इस्तेमाल करता है तो फिर बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि जो पैसा ओनर इस्तेमाल कर रहा है उस पर बिजनेस को चाहिए इंटरेस्ट, उसे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो ओवरऑल टोटल कमाई होती है, जो प्रॉफिट मिलता है एट द एंड द बिजनेस को, उसमें से कुछ पैसा हमें गवर्नमेंट को देना होता है क्योंकि हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इसलिए हमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में देना होगा। और जो टैक्स के रूप में देना होगा उसे कहेंगे हम इनकम टैक्स। अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने आज पढ़ी हैं फॉर द टाइम बिंग, इसलिए हम इसको देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी इन शॉर्ट। सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? ओनर के द्वारा बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। वो कैश हो सकता है, बिजनेस में वो गुड्स लेके आ सकता है, बिजनेस में वो कोई भी असेट्स लेके आ सकता है। तो कह रहा था अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर और प्रोपराइटर इन बिजनेस एंटरप्राइज। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। अमाउंट कैसे हो सकता है? कैश हो सकता है, गुड्स हो सकते हैं, असेट्स हो सकती है। असेट्स के बारे में भी हम देखेंगे क्या चीज़ होती है। बस फॉर द टाइम बिंग आप समझ लीजिए असेट्स का मीनिंग जिस चीज़ से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले, जिस चीज़ से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले वो असेट्स होती है। कहता है जैसे चेयर, टेबल, फैन एटसेट्रा। विद द हेल्प ऑफ दिस अमाउंट असेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। वो क्या करेगा? बिजनेस में असेट्स परचेज करेगा और जो पैसा बच जाएगा उसे नाम देंगे इन्वेस्टमेंट। कहता है इट रेफर्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। फंड्स मतलब जो आपका पैसा बचा हुआ है इन द शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स, शेयर्स मीन्स हिस्सेदारी खरीद लेना, किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लेना, डिवेंचर्स खरीद लेना किसी कंपनी के, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न, कि आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ कमाई होगी। आपका पैसा स्पेयर पड़ा हुआ है, आपका पैसा आइडियल पड़ा हुआ है, आप उस आइडियल मनी का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ रिटर्न कमाते हैं, उसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। कैपिटल कैसे निकालेंगे? वो कहता है कैपिटल में से असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए, कैपिटल निकल आएगा। विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन। आगे कहता है एडिशनल कैपिटल किसे कहते हैं? कह रहा जब हमने बिजनेस में पैसा लगाया, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल। बिजनेस को अगर और पैसे की जरूरत होती है और जब बिजनेस को और पैसे की जरूरत होगी तो बिजनेस में और पैसा लगाया जाएगा मालिक के द्वारा, उस पैसे को हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। अमाउंट री इन्वेस्टेड, द वर्ड इज री इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस व्हेन बिजनेस नीड्स मनी। जब बिजनेस को पैसे की जरूरत होगी मालिक के द्वारा उसके अंदर और पैसा लगाया जाएगा, उसे कह रहे हैं हम एडिशनल कैपिटल। या फिर जब बिजनेस को और बढ़ाना होगा, बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो पैसा लगाया जाएगा उसे कहेंगे हम एडिशनल कैपिटल। कहता है ड्राइंग किसकी हो सकती है? ऑफ कैपिटल, गुड्स और असेट्स। कैपिटल मीन्स मनी, गुड्स सामान, और असेट्स मीन्स एक ऐसी असेट जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। कह रहा है एनी कैश और गुड्स और असेट्स विड्रॉन, जो विड्रॉ किया जाता है ये यूज किया जाता है किसके द्वारा? बाय द ओनर, ओनर के द्वारा यूज किया जाता है। पर कैसे? नॉट फॉर बिजनेस यूज, इट्स फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज। पर्सनल यूज के लिए या कुछ अपनी खुद की प्राइवेट पेमेंट करने के लिए। जैसे मान लीजिए उसने घर का बिल पे किया या घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, अपने फोन का बिल पे किया एटसेट्रा। मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग। बिजनेस के पैसे से अगर वो पर्सनल पेमेंट करता है या पर्सनल यूज करता है उसे कहते हैं हम यानी ड्राइंग। अगला कहता है यानी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसे कहते हैं? जब भी यानी प्रॉपर्टी यूज की जाएगी, किसके? ऑब्वियस सी बात है सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी यूज की जाती है और गवर्नमेंट उसके बदले जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल, इन टर्म्स ऑफ स्कूल, इन टर्म्स ऑफ रोड्स,
इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ वाटर एटसेट्रा। जितनी भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उस पर गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसे का सोर्स क्या होगा, हमारे पास पैसे का सोर्स होगा जो भी आप कमाओगे उसमें से कुछ हिस्सा हमें चाहिए, जिससे कि हम सोशल वेलफेयर कर सकें, जिससे कि हम अपना देश को चला सकें। कहता है एन इनकम टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल्स पर या एंटिटीज, एंटिटीज मीन्स बिजनेस और कंपनी, दैट वेरीज विद रिस्पेक्टिव इनकम और प्रॉफिट्स, जिसका जितना ज़्यादा प्रॉफिट उसका उतना ज़्यादा टैक्स। ठीक है जी, तो कौन लगाता है ये? बाय द गवर्नमेंट। तो जो ये टैक्स इंपोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तब गवर्नमेंट यानी किसी का वेलफेयर कर पाएगी। ठीक है जी, सो वी हैव अंडरस्टूड दीज टर्म्स, कैपिटल फर्स्ट, एडिशनल कैपिटल सेकेंड, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स कैपिटल और असेट्स थर्ड थिंग, इन्वेस्टमेंट फोर्थ थिंग, इनकम टैक्स फिफ्थ थिंग। हमने 5 चीज़ों का डिस्कशन किया और 5 चीज़ों को पढ़ा। साथ में हमने इसके अंदर ये भी देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे कहते हैं, कि जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसे कहेंगे, नहीं कि ऐसी जो ओनर बिजनेस का पैसा इस्तेमाल करता है उस पर जब कंपनी कहती है ओनर से कि उसे इंटरेस्ट देना होगा, देन इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने ये सारी टर्म्स पढ़ी आज। तो और हम टर्म्स को देखते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्हें हम कहाँ प्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा ये हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है। देखिए अगर आप देख पाओगे तो हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि हमने यानी क्या क्या पढ़ा है। देखिए हमने सबसे पहले सीखा कैपिटल किसे कहते हैं, एडिशनल कैपिटल सीखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा, गुड्स सीखा हमने, ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ कैश और असेट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखा, इनकम टैक्स सीखा। प्रॉफिट और लॉस तो हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, बट प्रॉफिट एंड लॉस इज नथिंग कि अगर हम कुछ 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेचते हैं तो हमें होगा लॉस, 100 रुपये की चीज़ 120 में बेचेंगे तो होगा हमें प्रॉफिट। और इसको हम डिटेल में सीखेंगे बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक टर्मिनोलॉजी में ये वाला पार्ट हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है जी, सो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक। कुछ नया सीखेंगे और क्या होंगी वो चीज़ें वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम बिंग थैंक यू सो मच।